हेलो दोस्तों, पॉलिटी के आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे टॉपिक 4 को, जो कि है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड पीएम एंड मिनिस्टर्स। इसी में हम भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में भी बात करेंगे। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एंड मंत्रिपरिषद वाला टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियाँ, मतलब जो पावर है, उससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। उस पोर्शन को भी हम कवर करने वाले हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी का ये। अगर हम हमारे संविधान के भाग 5 की बात करें, पार्ट 5 की, जो कि है हमारा यूनियन, आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक आर्टिकल हमको इसमें देखने को मिलते हैं। और इसी भाग में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया है। भाग 5 में बेसिकली हमको 3 पोर्शन देखने को मिलते हैं। एक देखने को मिलता है एग्जीक्यूटिव, मतलब कार्यपालिका, जो कि आर्टिकल 52 से 78 तक है। सेकेंड पोर्शन आता है लेजिस्लेचर का, विधायिका का, आर्टिकल 79 से 123 तक है, जो कि हमने अभी लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया संसद वाले टॉपिक को, जिसमें लोकसभा राज्यसभा को हमने डिटेल में समझाया। उसी का हिस्सा था राष्ट्रपति वाला पार्ट, बट हमने राष्ट्रपति वाला पोर्शन इसलिए उसमें कंप्लीट नहीं किया क्योंकि एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और आज के इस वीडियो में ये पोर्शन हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ओके। तीसरा पोर्शन आता है भाग 5 के अंदर जुडिशरी, न्यायपालिका, जो कि आर्टिकल 124 से 147 तक हमको देखने को मिलती है। उसी के जस्ट बाद 148 से लेकर आर्टिकल 151 के बीच में हमको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। ओके। तो कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव आज का हमारा मेन टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इन सभी पोर्शन को हम एक एक करके अच्छे से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हम प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति से। तो राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो हमारे संविधान में आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक इंडिया के प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 52 से लेकर 62 के बीच में। इसके अलावा और भी हमको आर्टिकल देखने को मिलते हैं जहां पर राष्ट्रपति की शक्तियों को डिस्कस किया गया है, तो वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा। बट राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख ही कहाँ देखने को मिलता है, तो आर्टिकल 52 से 62 के बीच में हमको देखने को मिलता है, जहां पर राष्ट्रपति होगा भारत का, या फिर उसके निर्वाचन की प्रोसेस क्या होगी, उसको हटाने की प्रोसेस क्या होगी। तो ये सारे आर्टिकल जो मेंशन किए हुए हैं, ये आर्टिकल 52 से 62 के बीच में मेंशन करे हैं। क्लियर। तो सबसे पहला आर्टिकल आता है हमारा आर्टिकल 52। इस आर्टिकल में इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा, इसके बारे में बताया गया है, और इसे इंडिया का फर्स्ट सिटीजन माना जाएगा। राष्ट्रपति जो होता है ना, वो भारत का पहला सिटीजन होता है, फर्स्ट सिटीजन होता है। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि राष्ट्रपति वाला पद जो है ये किस संविधान से प्रेरित होकर भारत के संविधान में जोड़ा गया है, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो ये चीज आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 53। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो कंट्री में एग्जीक्यूटिव होती है उसकी सभी पावर प्रेसिडेंट के पास होती है, और जो प्रेसिडेंट होता है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव संघ की कार्यपालिका का चेयरमैन भी होता है। भारत की कार्यपालिका की शक्ति और सैन्य शक्ति राष्ट्रपति के अधीन होती है, ये इस आर्टिकल में बताया गया है। यानी राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है कि वे भारत के सरकारी कामकाज और सेना मतलब आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर अंतिम अधिकार रखे। यह भी मेंशन किया गया है कि प्रेसिडेंट को आर्म्ड फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर जो है वो माना गया है, जिससे कि उनके पास मिलिट्री पावर भी होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा पूछा जाता है कि किस आर्टिकल में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति के पास मिलिट्री पावर होती है, तो आर्टिकल 53। ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 77 के अनुसार यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन होगी उसे प्रेसिडेंट के नाम से ही चलाया जाएगा। आर्टिकल 53 में एग्जीक्यूटिव पावर और मिलिट्री पावर दोनों को जनरल तौर पर प्रेसिडेंट के अंडर रखा गया है, और आर्टिकल 77 में स्पेसिफिक तरीके से यह बताया गया है कि यूनियन गवर्नमेंट के एक्शंस प्रेसिडेंट के नाम पर कैसे किए जाएंगे। इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। आर्टिकल 53 में सैन्य शक्ति और कार्यपालिका शक्ति, मिलिट्री पावर और एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में बताया गया है 53 में। आर्टिकल 77 में एग्जीक्यूटिव एक्शन और मिलिट्री डिसीजन के बारे में बताया गया है। तो ये जो टर्म है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है हमको। मिलिट्री पावर मतलब ये कि अगर देश को किसी बाहरी खतरे का सामना करना पड़े तो राष्ट्रपति के पास यह शक्ति होती है कि वे भारत की सेना को तैनात करने का निर्णय ले, क्योंकि वे सेना के सुप्रीम कमांडर होते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर की बात हो रही है, सरकार के जो दैनिक कार्य होते हैं, जैसे कि नई योजना बनाना, वित्तीय फाइनेंशियल जो स्कीम्स होती है उनको लागू करना, तो इनके ऊपर अंतिम अधिकार जो होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है। लेकिन इन कार्यों को सीधे वे नहीं करते हैं, बल्कि यह शक्ति जो होती है उनके नाम पर सरकार के द्वारा उपयोग की जाती है। ठीक है, तो ये हो गई पावर। आर्टिकल 77 में क्या है, अगर आर्टिकल 77 की बात करें तो भारत सरकार के हर काम या फिर आदेश को राष्ट्रपति के नाम पर ही
पास किया जाएगा ये बताता है। उसमें आता है सबसे पहला एग्जीक्यूटिव एक्शन। जैसे कि मान लीजिए भारत सरकार एक नई योजना शुरू करती है, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान योजना। इस योजना का क्रियान्वयन, अधिसूचना, ये सब राष्ट्रपति के नाम पर होगी। यानी सरकार का यह काम जो है औपचारिक रूप से राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के अधीन होता है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसे मंत्री, ये सब अधिकारी जो है वो लागू करते हैं। इसके अलावा फिर हमने बात करी मिलिट्री डिसीजंस की, तो ये आर्टिकल 77 से रिलेट करता है। अगर सरकार ने सेना को तैनात करने का फैसला किया है तो यह कार्य भी आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति के नाम पर ही होगा, लेकिन असली फैसला जो है वो मंत्रियों, प्रधानमंत्री के साथ मिलकर किया जाता है और राष्ट्रपति इस निर्णय को औपचारिक रूप से मान्यता देते हैं। तो आर्टिकल 53 और आर्टिकल 57 जो है ना, बहुत कंफ्यूजिंग है और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर दोनों चीज़ें अच्छे से क्लियर करी है। पावर की बात होगी तो आर्टिकल 53, अगर एक्शन की बात होगी, डिसीजन की बात होगी तो आर्टिकल 77, एग्जीक्यूटिव पावर, मिलिट्री पावर आर्टिकल 53, मिलिट्री डिसीजंस, एग्जीक्यूटिव एक्शंस, ये सब आर्टिकल 77। क्लियर हो गया आपको। आर्टिकल 54 की बात करें तो इस आर्टिकल में जो प्रेसिडेंट का निर्वाचन मंडल होता है, इलेक्टोरल कॉलेज होता है, उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। जैसे कि इंडिया के प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होगा वो इनडायरेक्ट रूप से किया जाएगा। प्रेसिडेंट का इलेक्शन पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर के द्वारा होगा, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा के मेंबर जो है वो आते हैं। इसमें जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर जो होते हैं वो सभी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। आगे देखिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन भाग लेते हैं, इसको हम पोर्शन को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पार्लियामेंट की बात करी, पार्लियामेंट का पार्टिसिपेशन रहता है लोकसभा और राज्यसभा का। तो लोकसभा में जो इलेक्शन हमको देखने को मिलते हैं 543 सीट्स पर, तो वो सारे मेंबर जो होते हैं जो जीत के आते हैं वो सभी राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 245 संख्या है मेंबर की, उसमें से 233 जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि जो 12 राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वोट देने का अधिकार उनको नहीं होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो स्टेट असेंबलीज होती है उनके इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और दिल्ली और पौंडीचेरी के इलेक्टेड मेंबर्स भी इसमें भाग लेते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है इसका कि कौन कौन राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं। अब आता है आर्टिकल 55, जिसमें राष्ट्रपति के इलेक्शन की प्रोसेस बताई गई है, और ये प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, मैं आपको समझाऊंगा भी सही। बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट भी रहता है कि राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है भारत के अंदर, तो हम उस चीज़ को भी समझेंगे। तो आर्टिकल 55 में प्रेसिडेंट की इलेक्शन प्रोसेस को बताया गया है, और जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन की प्रोसेस है उसे हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, और जो ये प्रोसेस होती है उसे इंग्लिश में बोला जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल इनडायरेक्ट वोटिंग सिस्टम, हिंदी में बोला जाता है एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली। तो जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको नाम हिंदी वाला भी दिमाग में रखना है, क्योंकि एग्जाम में तो आपको ये देखने को मिलेगा। सिंगल ट्रांसफरेबल इनडायरेक्ट वोटिंग सिस्टम इसको कहा जाता है इलेक्शन प्रोसेस को। ओके, अब ये प्रोसेस भी समझ लेते हैं हम कि ये होती क्या है। विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, ये प्रोसेस तो सबको पता रहता है, बट प्रेसिडेंट के इलेक्शन की प्रोसेस जो है वो नहीं समझ में आती है, तो उसको भी समझते हैं हम। तो देखिए होता क्या है, ये डायग्राम है, ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से समझाने में मदद करेगा। सिंगल ट्रांसफरेबल इनडायरेक्ट वोटिंग सिस्टम। अब देखिए मान लेते हैं कि 4 मेंबर जो है वो राष्ट्रपति इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं, भैया हमको राष्ट्रपति बनना है, A, B, C और D, और जो वोट दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल समझते हैं कि 3 व्यक्ति हैं जो कि वोट दे रहे हैं, व्यक्ति 1, व्यक्ति 2 और व्यक्ति 3। तो 3 पर्सन है जो कि 4 कैंडिडेट जो खड़े हुए हैं उनको वोट दे रहे हैं। अब यहाँ पर जो वोटिंग होती है वो ऐसा नहीं होता है कि 4 में से किसी एक को वोटिंग दे दी, चारों को ही वोट करना पड़ता है। कैसे? अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से। आपको जो सही लग रहा है उसको प्रायोरिटी 1 दे दो कि सबसे पहले तो ये राष्ट्रपति बनना चाहिए, अगर ये नहीं बना तो फिर इसको बना दो। तो इस तरीके से इसमें वोटिंग होती है, प्रायोरिटी के हिसाब से वोटिंग देखने को मिलती है हमको। तो पर्सन ए ने क्या करा, ए को सबसे पहले चूज किया, उसको नंबर 1 दे दिया, फिर सी को उसने चूज किया, नंबर 2 दे दिया कि अगर ए नहीं बने तो फिर सी बन जाए राष्ट्रपति, फिर बी को, और आखिरी में उसने डी को रखा। तो ये उसने अपनी क्या करी, प्रायोरिटी डिसाइड कर दी। फिर पर्सन 2 जो है, व्यक्ति 2, उसने सी को सबसे पहले चूज किया, फिर बी को किया, फिर डी को किया, और आखिरी में ए को उसने चूज किया, इसीलिए ए के आगे 4 लिखा हुआ है। समझ में आया आपको? फिर पर्सन 3 ने बी को सबसे पहले चूज किया, फिर डी को चूज किया, फिर ए को चूज किया, और सबसे आखिरी में सी को उसने चूज किया। तो इस तरीके से क्या होता है, हर एक जो वोटिंग करने वाला व्यक्ति होता है वो प्रायोरिटी के हिसाब से वोट करता है, एक ऑर्डर में वोटिंग होती है। अब यहाँ पर क्या होता है, पहले राउंड में फर्स्ट प्रेफरेंसेस वोट काउंट किए जाते हैं।
अगर कोई कैंडिडेट 50% से ज़्यादा वोट पा जाता है तो वो सीधे जीत जाता है। पर अगर कंडीशन ऐसी आ गई कि कोई कैंडिडेट 50% नहीं पा रहा है तो ऐसे में जो कैंडिडेट सबसे कम वोट पर हैं उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है और उसके वोट जो होते हैं उन एमपीज की सेकेंड प्रेफरेंस को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। यानी अगर किसी ने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस में एलिमिनेट किए गए कैंडिडेट को चूज किया था तो उसके वोट जो है उसकी सेकेंड चॉइस को मिल जाते हैं। फिर देखा जाता है कि क्या किसी कैंडिडेट को 50% वोट मिले हैं क्या। अगर मिले हैं तो मतलब वो विजेता हो जाता है। तो इस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ये प्रोसेस होती है सिंगल ट्रांसफरेबल इनडायरेक्ट वोटिंग सिस्टम। समझ में आ गया आपको। इसके बारे में हमको उल्लेख देखने को मिलता है आर्टिकल 55 में। अब देखिए एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं मैं आपको याद रखने की कि आर्टिकल 55 जो है वो किससे रिलेट करता है। वैसे तो हम जो मैंने एक स्पेशल वीडियो आपको लास्ट में दूंगा मैं आर्टिकल से रिलेटेड है, सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल मैं आपको उसमें ट्रिक से याद कराऊंगा। कोशिश करेंगे हम कि मैक्सिमम आर्टिकल हम ट्रिक से याद कर लें। जैसे कि आपको एग्जाम में कोई भी आर्टिकल देखने को मिल रहा है तुरंत आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि ये किससे रिलेट करता है, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होता है। अभी मैं उसका आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि आर्टिकल 55 लिखा हुआ है ना, तो 5 अब 5 जो वर्ड है ये सिमिलर साउंड किसके जैसे दे रहा है, वाइफ के जैसे दे रहा है ना, वाइफ 5 वाइफ। और वाइफ जो होती है घर की वो क्या करती है, घर को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, रक्षा करती है, पूरे परिवार को एक जैसा बना के चलने का काम करती है। तो उसी तरीके से देश की रक्षा करने का काम कौन करता है, पूरे देश को लेके चलने का काम कौन करता है, भारत का पहला व्यक्ति फर्स्ट सिटीजन राष्ट्रपति को ही बोलते हैं। तो राष्ट्रपति के इलेक्शन की प्रोसेस इसमें बताई गई है 5 में। तो इस तरीके से हमने बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक बना रखी है, वो हम आर्टिकल वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल को याद रखने की टेंशन आप दिमाग से बिल्कुल निकाल दो, बस चीज़ों को समझते चलो और जितना आप समझ के याद कर पा रहे हो उतना बेहतर है। तो यहाँ पर आर्टिकल 55 हमारा कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आर्टिकल 56 की। आर्टिकल 56 जो है इसमें प्रेसिडेंट के टेन्योर के बारे में बताया गया है कि जो प्रेसिडेंट होगा उसका टेन्योर शपथ ग्रहण करने से 5 वर्ष पूरे होने तक होता है। ठीक है, 5 साल का होता है प्रेसिडेंट का टेन्योर शपथ ग्रहण करने से लेकर। तो ये आर्टिकल 56 में बताया गया है। आर्टिकल 57 की बात करें तो इस आर्टिकल में इंडिया के प्रेसिडेंट का री इलेक्शन होने के प्रोविजंस के बारे में हमको उल्लेख देखने को मिलता है। प्रेसिडेंट के री इलेक्शन का मतलब है कि प्रेसिडेंट टाइम में जो प्रेसिडेंट है वो अपना टेन्योर पूरा करने के बाद फिर से प्रेसिडेंट पद के लिए इलेक्शन लड़ सकता है। तो री इलेक्शन के प्रोविजंस इसमें दिए गए हैं आर्टिकल 57 में। आर्टिकल 58 आता है, इसमें प्रेसिडेंट पद के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होगी इसके बारे में बताया गया है। तो क्या क्या क्वालिफिकेशंस होना चाहिए हम एक बार देख लेते हैं। पहला तो वो कि इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। दूसरा उसकी मिनिमम एज 35 ईयर होनी चाहिए। वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, मतलब इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी प्रकार की सैलरी नहीं दी जानी चाहिए उसको। वो लोकसभा का मेंबर बनने की एबिलिटी रखता हो। तो ये सारी क्वालिफिकेशंस है जो कि दी गई है आर्टिकल 58 में। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 59। इस आर्टिकल में प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए कुछ कंडीशंस हैं उसको बताया गया है। जैसे कि वह पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का मेंबर नहीं हो सकता, मतलब लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर नहीं हो सकता। इलेक्टेड होने के बाद उनके सैलरी और अलाउंसेस में कोई भी चेंजेस नहीं किया जाएगा। जो प्रेसिडेंट हाउस होगा वो हमेशा नेशनल कैपिटल और सुप्रीम कोर्ट के पास होना चाहिए। तो इस तरीके से कुछ कंडीशंस जो है वो दी गई है आर्टिकल 59 में। आर्टिकल 60 की बात करते हैं तो इस आर्टिकल में प्रेसिडेंट के ओथ एक्सेप्टेंस शपथ ग्रहण के सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है ये। इस आर्टिकल के हिसाब से प्रेसिडेंट को ओथ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दिलाते हैं और अगर ये अब्सेंट होते हैं तो प्रेसिडेंट को ओथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो अगला सीनियर मोस्ट जज होता है वो दिलाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से बहुत अच्छे से डेप्थ में क्वेश्चंस बन जाते हैं। आर्टिकल 60 इससे रिलेट करता है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम में पूछे जाने वाले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 61 बहुत बार पूछा जाता है। इस आर्टिकल में प्रेसिडेंट पर महाभियोग मतलब इम्पीचमेंट के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति को अगर पोस्ट से हटाना है उसकी तो उसकी प्रोसेस क्या है, उसी को क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट बोलते हैं, महाभियोग बोलते हैं। तो इम्पीचमेंट क्या होता है, देखिए लोकसभा के 2/3 मेंबर और राज्यसभा के 2/3 मेंबर जो है वो प्रेसिडेंट के अगेंस्ट वोट कर देते हैं तो प्रेसिडेंट को उनकी पोस्ट से हटा दिया जाता है। अगर प्रेसिडेंट पर इम्पीचमेंट लगाया जाएगा तो प्रेसिडेंट की वकालत जो है वो कौन करता है, कंट्री के अटॉर्नी जनरल करते हैं। आगे हम अभी पढ़ने भी वाले हैं इस चीज को। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है वो किसको देते हैं, कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 62 आर्टिकल में बताया गया है कि जो प्रेसिडेंट का वैकेंट पोस्ट होगा उसे वापस से
6 मंथ के अंदर भर जाना चाहिए। अगर प्रेसिडेंट ना हो तो इनका कार्यभार जो है वो वाइस प्रेसिडेंट संभालेंगे, और जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो मैक्सिमम 6 महीने तक प्रेसिडेंट की पोस्ट पर काम कर सकते हैं। 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति का पद जो है वो भर जाना चाहिए, ये बताया गया है आर्टिकल 62 में। अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मान लो प्रेसिडेंट का पद जो है वो रिक्त है, वैकेंट है, उस दौरान वाइस प्रेसिडेंट जो है, उपराष्ट्रपति जो है, वो कितने समय तक राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकते हैं? तो कितने? 6 महीने तक। क्लियर? तो ये हमने आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक स्टडी करी। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो 52, 55, 60, 61 और 62, ये कुछ आर्टिकल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली हमको पता होना चाहिए। आगे फ्रेंड्स, अब हम राष्ट्रपति की पावर को डिस्कस करेंगे, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की पावर की बात करें तो प्रेसिडेंट के पास 2 तरीके की पावर होती है, एक नॉर्मल पावर और दूसरी होती है स्पेशल पावर ऑन बिल। नॉर्मल पावर मतलब सामान्य शक्तियां कौन कौन सी होती हैं? एग्जीक्यूटिव पावर, मिलिट्री पावर, फॉरेन पावर, जुडिशियल पावर, लेजिस्लेटिव पावर, पावर ऑफ द अपॉइंटमेंट इन द पार्लियामेंट, ये सभी राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियां होती है, नॉर्मल पावर होती है। स्पेशल पावर की बात करें ऑन बिल, विधेयक पर विशेष शक्ति की, तो एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसरी वीटो, निलंबनकारी वीटो जिसे बोला जाता है, पॉकेट वीटो, फाइनेंशियल पावर, इमरजेंसी पावर, ये सब स्पेशल पावर होती है राष्ट्रपति की। चलिए एक एक करके अब हम सभी को डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले हम नॉर्मल पावर को डिस्कस करते हैं, सामान्य शक्तियां। इसमें भी अलग अलग टाइप की पावर होती है। सबसे पहली हम बात करें तो एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यकारी शक्तियां। जो यूनियन एग्जीक्यूटिव होता है, संघ की कार्यपालिका, उसकी सभी पावर्स किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है, आर्टिकल 53 के तहत। आर्टिकल 77 में यह बताया गया है कि जो यूनियन का एडमिनिस्ट्रेशन होगा, संघ का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वो प्रेसिडेंट के नाम से ही चलाया जाएगा। इसके साथ साथ आर्टिकल 75 में यह बताया गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट होगी वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर की जाएगी। ओके, एग्जीक्यूटिव पावर हम डिस्कस कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव पावर हमने अभी देखिए शुरुआत में ही बात करी थी। एग्जीक्यूटिव की बात करें तो उसके अंदर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, अटॉर्नी जनरल, ये सभी आते हैं। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव की सभी पावर प्रेसिडेंट के पास ही होती है, प्रेसिडेंट के द्वारा ही ये सब अपॉइंट होते हैं। प्राइम मिनिस्टर को शपथ दिलाने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। एग्जीक्यूटिव पावर की बात कर रहे हैं हम, तो इंडिया के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कुछ ऑफिशियल अपॉइंटमेंट भी करते हैं। उसमें कौन कौन लोग आते हैं? गवर्नर आते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको अपॉइंट करने का काम करते हैं प्रेसिडेंट। अटॉर्नी जनरल को, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को, केक को, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को, भारत का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, इलेक्शन कमिश्नर होता है, और निर्वाचन आयुक्त होते हैं, उनको अपॉइंट करने का काम होता है। यूपीएससी के चेयरमैन, वित्त आयोग के अध्यक्ष, चीफ ऑफ मिलिट्री, ST/SC कमीशन के चेयरमैन, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष मतलब चेयरमैन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, एंड एम्बेसडर्स इन एम्बेसीज, दूतावासों में राजदूत, इन सबको अपॉइंट करने का काम जो करते हैं वो कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। तो ये हमने एग्जीक्यूटिव पावर को डिस्कस किया राष्ट्रपति की। आगे बढ़ते हैं, नॉर्मल पावर के अंतर्गत ही राष्ट्रपति को और भी शक्तियां दी गई हैं, जैसे कि मिलिट्री पावर। अब हम वही डिस्कस करते हैं। इंडिया के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इंडिया के सभी मिलिट्री फोर्सेस के चीफ होते हैं। इसी वजह से प्रेसिडेंट के पास सभी मिलिट्री पावर जो है वो होती है। आर्टिकल 53 के तहत इंडिया में देखिए 2 फोर्स हैं, जिसमें पहली है मिलिट्री फोर्स और दूसरी है पैरा मिलिट्री फोर्स, सैन्य बल और अर्ध सैन्य बल। अब मिलिट्री फोर्स और पैरा मिलिट्री फोर्स जो है ये अलग अलग लोगों के अंडर आती है। जैसे कि मिलिट्री फोर्स जो है ये प्रेसिडेंट के अंडर आती है, वहीं पैरा मिलिट्री फोर्स जो होती है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है, जो गृह मंत्रालय होता है ना, उसके अंतर्गत आती हैं। अगर कभी इंडिया में वॉर की कंडीशन बनती है तो वॉर को स्टार्ट करना और वॉर को एंड करना, ये सभी राइट्स जो होते हैं कंट्री के प्रेसिडेंट के पास होते हैं। और जो डिफेंस से रिलेटेड सभी लॉ होते हैं उनको बनाने के राइट्स सिर्फ पार्लियामेंट के पास होते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन कि इंडिया के सभी मिलिट्री फोर्सेस के चीफ इनमें से कौन होते हैं, और आपको ऑप्शन दे देंगे, प्रेसिडेंट होते हैं कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं, कौन होते हैं? तो ध्यान रखना है प्रेसिडेंट होते हैं। प्रेसिडेंट के पास सभी मिलिट्री पावर होती हैं। राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियों में अगली शक्ति आती है फॉरेन पावर, विदेशी शक्ति। फॉरेन रिलेशन में प्रेसिडेंट भारत देश का प्रतिनिधित्व मतलब रिप्रेजेंटेशन करता है। जब भी कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट या फिर ट्रीटी होती है तो वो ऑफिशियल प्रेसिडेंट के नाम से ही होती हैं।
इसका मतलब है कि विदेशी शक्तियों के साथ जो भी रिलेशन बनाने और उन्हें मानने के काम जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के जरिए ही होते हैं। इसका रोल जो होता है बहुत ही डिप्लोमेटिक और सिंबॉलिक होता है, जिसमें भारत का नाम राष्ट्रपति के प्रतिनिधित्व के साथ जुड़ा हुआ होता है, चाहे वो कोई एग्रीमेंट हो या फिर ट्रिटी हो, संधि हो। ठीक है, जितनी भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और ट्रिटी होती है वो सभी राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट के नाम से ही होती है। तो विदेशी शक्तियां जो होती है वो राष्ट्रपति के पास होती हैं। अगला देखिए, हम पावर डिस्कस करते हैं जुडिशियल पावर। ये सभी राष्ट्रपति की सामान्य पावर को डिस्कस कर रहे हैं हम। उसमें नेक्स्ट है जुडिशियल पावर। प्रेसिडेंट की जो न्यायिक शक्तियां होती है, जुडिशियल पावर होती है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के 2 आर्टिकल को डिस्कस किया गया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से समझिएगा। आर्टिकल 72, इस आर्टिकल में प्रेसिडेंट के पास क्षमादान मतलब माफ करने की पावर होती है। प्रेसिडेंट की क्षमादान शक्ति का मतलब है कि प्रेसिडेंट किसी भी दोषी मतलब गिल्टी को माफी दे सकता है या फिर उसकी सजा को कम कर सकता है, खासकर जब मामला मौत की सजा का हो या फिर सेंट्रल लॉ के तहत हो, तो राष्ट्रपति जो है उसे माफी दे सकता है। अब देखिए, मैं आपको इसको ट्रिक से याद कराता हूं। कैसे याद करेंगे? आर्टिकल 72, तो इसको हिंदी में हम बोलेंगे 72 को 7 और 2, तो 7-2। भाई जो गिल्टी हो जाता है, जिसको सजा मिल जाती है, वो क्या करता है? साथ देने की उम्मीद करता है कि कोई मेरा साथ दो, तो वो क्या बोलता है जिसको सजा हो गई कि साथ दो, कोई तो मेरा साथ दो। तो साथ दो, कौन देगा साथ? उसका प्रेसिडेंट देगा। तो आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट साथ देता है, मतलब यहीं पर ही हमको समझ में आ गया कि प्रेसिडेंट के पास क्षमादान करने की शक्ति होती है। तो इस तरीके से हम बहुत इजीली याद रख सकते हैं। इस तरीके से आर्टिकल की और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी ट्रिक है, वो आर्टिकल वाले सेपरेट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ये अभी बात हो रही थी आर्टिकल 72 की, तो हमने डिस्कस कर लिया। आर्टिकल 143 भी इसमें आता है। ये क्या बोलता है आर्टिकल? यह आर्टिकल बोलता है कि कंट्री का जो प्रेसिडेंट होगा, राष्ट्रपति होगा, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उससे सलाह ले सकता है। उसकी पावर के बारे में इसमें बताया गया है कि प्रेसिडेंट को अगर जरूरत लग रही है तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह ले सकता है। ओके, तो ये जुडिशियल पावर को हमने डिस्कस किया। इसमें आर्टिकल 72 और आर्टिकल 143 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्पेशली आर्टिकल 72 तो पूछा ही जाता है, ठीक है ना, तो उसको आपको दिमाग में रखना है अच्छे से। मैंने आपको याद भी करा दिया ट्रिक से। अभी आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियां डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें एक और शक्ति आती है लेजिस्लेटिव पावर, वैधानिक शक्ति। देखिए, प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल को पढ़ेंगे जिसमें प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर को एक्सप्लेन किया गया है। इसमें आता है आर्टिकल 79। इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो पार्लियामेंट का एक अभिन्न अंग होता है। मतलब प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि कंट्री में बिना प्रेसिडेंट के कोई भी बिल या फिर लॉ जो है वो नहीं बन सकता है। पार्लियामेंट के जितने भी इंपॉर्टेंट काम होते हैं उसमें प्रेसिडेंट का मेजर रोल होता है, इसीलिए प्रेसिडेंट जो होता है वो पार्लियामेंट का एक अभिन्न अंग होता है। तो ये बताया गया है आर्टिकल 79 में। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 85। इस आर्टिकल में प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के दोनों हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, इनके जॉइंट सेशन को बुला सकता है। इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 85 में। ओके, नेक्स्ट आता है आर्टिकल 86। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इस आर्टिकल में पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट के अभिभाषण मतलब स्पीच के बारे में बताया गया है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण से संबंधित आर्टिकल इनमें से कौन सा है, तो आर्टिकल 86 है वो। राष्ट्रपति का अभिभाषण जो होता है, स्पीच जो होती है, वो 2 तरीके से हमको देखने को मिलती है। एक तो बजट सेशन के दौरान और दूसरी देखने को मिलती है फर्स्ट सेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट। जब भी कोई नई सरकार बनती है तब उसके पहले सेशन में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, और दूसरा बजट सेशन के दौरान राष्ट्रपति का अभिभाषण हमको मतलब स्पीच देखने को मिलती है। तो 2 तरीके से राष्ट्रपति की स्पीच होती है। ये आर्टिकल 86 में हमको इसका उल्लेख देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 87। इस आर्टिकल में प्रेसिडेंट के विशेष अभिभाषण को बताया गया है। जब प्रेसिडेंट जॉइंट सेशन बुलाता है तो उसे ही प्रेसिडेंट का विशेष अभिभाषण कहते हैं। ये बताया गया है आर्टिकल 87 में। इसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और आर्टिकल 108। 108 के अनुसार जब प्रेसिडेंट के द्वारा जॉइंट सेशन बुलाया जाता है तो इस जॉइंट सेशन की अध्यक्षता जो है वो कौन करता है? लोकसभा का चेयरमैन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा का जो सभापति होता है वही इस जॉइंट सेशन की अध्यक्षता करता है। तो ये आर्टिकल 108 के अंदर बताया गया है। आगे अब देखिए, आखिरी पावर डिस्कस करते हैं राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियों के अंतर्गत पावर ऑफ अपॉइंटमेंट इन द पार्लियामेंट, संसद में नियुक्ति संबंधी शक्तियां। आर्टिकल 80 और आर्टिकल 331 जो है इसके अंतर्गत हमको देखने को मिलते हैं। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि प्रेसिडेंट को राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करने की पावर दी गई है। किस आर्टिकल से रिलेट करता है? ये आर्टिकल 80 से रिलेट करता है कि राज्यसभा में प्रेसिडेंट जो है वो 12 मेंबर को
मनोनीत मतलब नॉमिनेट कर सकता है। इसके अलावा आर्टिकल 331 आता है। इस आर्टिकल के अनुसार प्रेसिडेंट को लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करने की प्रोविजन जो है वो की गई थी, लेकिन अब इस प्रोविजन को समाप्त कर दिया गया है। किस संविधान संशोधन के तहत? 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत। ठीक है, तो ये आर्टिकल 331 में उल्लेखित था कि प्रेसिडेंट 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट कर सकता है लोकसभा में, बट अब वो प्रोविजन को समाप्त कर दिया गया है। तो ये हमने डिस्कस करी राष्ट्रपति की नॉर्मल पावर। आगे बात करते हैं अब राष्ट्रपति की स्पेशल पावर की, जिसमें एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसरी वीटो, पॉकेट वीटो, फाइनेंशियल पावर और इमरजेंसी पावर हमको देखने को मिलती है। एक एक करके इनको भी डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रपति की वीटो पावर की शक्ति। तो आर्टिकल 111 के तहत प्रेसिडेंट किसी भी बिल पर अपनी वीटो पावर का यूज कर सकता है। अब प्रेसिडेंट की वीटो पावर क्या होती है, इसको समझते हैं। वीटो पावर का उपयोग राष्ट्रपति तब कर सकता है जब संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा कोई बिल पास हो जाता है, लेकिन राष्ट्रपति उस बिल से सहमत नहीं होता है। प्रेसिडेंट के पास बिल को रोकने के लिए 3 प्रकार की वीटो पावर होती है। सबसे पहला होता है एब्सोल्यूट वीटो, पूर्ण वीटो। इसका मतलब होता है कि राष्ट्रपति किसी बिल को पूरी तरीके से ही अस्वीकार कर सकता है, किसी बिल को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दे। ये होता है एब्सोल्यूट वीटो पावर। सेकेंड होता है सस्पेंसरी वीटो, निलंबनकारी वीटो। जो प्रेसिडेंट की सस्पेंसरी वीटो पावर होती है, उससे प्रेसिडेंट चाहे तो उस पावर से एक बार किसी भी बिल को रिकंसिडरेशन मतलब पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट मनी बिल को वापस नहीं भेज सकता। तो ये होती है सस्पेंसरी वीटो पावर। इसके बाद होता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो जो होती है, प्रेसिडेंट अपनी पॉकेट वीटो पावर के जरिए पूरे टेन्योर के दौरान किसी भी बिल को अपने पास सुरक्षित मतलब सेफ रख सकता है। राष्ट्रपति जो है वो बिल को अपने पास अनिश्चित समय तक रख सकता है बिना कोई फैसला लिए। इस पावर का फायदा यह है कि इसमें कोई समय सीमा नहीं होती है, राष्ट्रपति को कितने समय में बिल पर फैसला लेना है। इसका एक एग्जाम्पल है जो कि देखा गया था हिस्ट्री में। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जो थे, इन्होंने 1986 में पोस्टल बिल को पास नहीं किया था और उन्होंने उस बिल को अपने पास रख लिया था बिना किसी निर्णय के। तो इस तरीके से 3 वीटो पावर हमको देखने को मिलती है, जिसके माध्यम से राष्ट्रपति देश के हित में किसी बिल को रोक सकते हैं या फिर पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। आगे फ्रेंड्स हम डिस्कस करते हैं राष्ट्रपति की एक स्पेशल पावर होती है ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश जारी करने की। तो आर्टिकल 123 जो है 123 वो इससे संबंधित है। इस आर्टिकल में भारत के संविधान के तहत प्रेसिडेंट को एक स्पेशल पावर मिलती है, जिससे वो ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस एक टेम्पररी लॉ होता है जो तब बनाए जा सकते हैं जब पार्लियामेंट के सेशन नहीं चल रहे होते हैं। अगर पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा है और ऐसी कोई चीज़ है जिस पर ज़रूरत पड़ जाए कि तुरंत ये कानून बनना चाहिए, पास होना चाहिए, तो प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं और टेम्पररी लॉ बना सकते हैं। तो ये पावर होती है राष्ट्रपति के पास में। ये ऑर्डिनेंस जो होता है ये वैलिड कब तक होता है? तो ये ऑर्डिनेंस मैक्सिमम 6 महीने प्लस 1.5 महीने तक वैलिड होता है, मतलब कुल मिलाकर 7.5 महीने तक ये वैलिड होता है। जब भी पार्लियामेंट का फिर नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा, ऑर्डिनेंस को वापस पार्लियामेंट में पास करना जो है वो ज़रूरी होता है, नहीं तो वो ऑर्डिनेंस जो है अपने आप ही एक्सपायर हो जाता है। ऑर्डिनेंस को अप्रूव मतलब पास कराना ज़रूरी होता है, तभी वो परमानेंट लॉ बनेगा। तो आर्टिकल 123 जो है 123 भारत के संविधान के तहत प्रेसिडेंट को एक स्पेशल पावर देता है, जिससे वो ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश जारी कर सकता है और एक टेम्पररी लॉ बना सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपन राष्ट्रपति की स्पेशल पावर के अंतर्गत ही फाइनेंशियल पावर की। तो आर्टिकल 112 जो है भारत के प्रेसिडेंट की फाइनेंशियल पावर से संबंधित है। इस आर्टिकल के तहत यूनियन का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम यूनियन बजट कहते हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है। अगर देखिए यूनियन बजट की बात करें तो एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है जो कि हर साल देश की इनकम और एक्सपेंडिचर को दिखाता है। प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो यूनियन बजट को पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट करे। इस बजट में ये बताया जाता है कि सरकार के पास कितना पैसा आएगा और वो पैसा किन किन काम में खर्च होगा, जिससे डेवलपमेंट, डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इन सब में कहाँ पर पैसा खर्च होगा ये बताना होता है। आर्टिकल 112 के बेसिक मतलब ये है कि हर फाइनेंशियल ईयर में देश का बजट जो है वो प्रेसिडेंट के माध्यम से ही पार्लियामेंट में रखा जाता है, ताकि देश के फाइनेंशियल प्लानिंग को अच्छे से मैनेज किया जा सके। तो आर्टिकल 112 भारत के प्रेसिडेंट की फाइनेंशियल पावर से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगली इंपॉर्टेंट पावर आती है इमरजेंसी पावर, आपातकालीन शक्तियां।
प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। 3 तरीके की इमरजेंसी पावर होती है, जिसे हम आर्टिकल 352, 356 और 360 में डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 352 की बात करें तो इस आर्टिकल में नेशनल इमरजेंसी के प्रोविजंस के बारे में बताया गया है। इंडिया में अभी तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है। नेशनल इमरजेंसी एक ऐसी सिचुएशन होती है जब देश को किसी बड़े खतरे का सामना करना होता है, जैसे कि वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर आर्म्ड रिबेलियन। ये क्या होता है इनको भी समझते हैं। वॉर, जब देश किसी और देश के साथ जंग में हो तब नेशनल इमरजेंसी लगती है। एक्सटर्नल एग्रेशन मतलब जब किसी दूसरे देश द्वारा भारत पर अटैक किया जा रहा हो तब नेशनल इमरजेंसी लगती है। आर्म्ड रिबेलियन का मतलब होता है कि जब देश के अंदर कोई हथियारों से लड़ाई या फिर विरोध हो रहा हो तब नेशनल इमरजेंसी लगती है। तो इन 3 सिचुएशन में नेशनल इमरजेंसी जो है वो देश में लागू होती है। युद्ध, भारी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। हमने बात करी थी कि अभी तक इतिहास में भारत में 3 बार नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है। कब कब लगी थी? 1962 चीन युद्ध के समय नेशनल इमरजेंसी लगी थी, 1971 पाकिस्तान युद्ध के समय और 1975 आंतरिक अशांति के समय पर। इन 3 समय पर नेशनल इमरजेंसी जो है वो देश में लगी है। आगे देखिए, 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के अनुसार अब 2 ही चीज़ों में इमरजेंसी लग सकती हैं। एक अमेंडमेंट हुआ था 1978 में जिसमें एक्सटर्नल अटैक और आर्म्ड रिबेलियन जिसमें इंटरनल डिस्टर्बेंस पर ये लागू नहीं होता है। तो इन दोनों सिचुएशन पर देश में इमरजेंसी लग सकती है। तो ये चीज़ भी आप दिमाग में रखिएगा। इमरजेंसी पावर में नेक्स्ट आर्टिकल आता है हमारा 356। इस आर्टिकल के अनुसार प्रेसिडेंट स्टेट में राष्ट्रपति शासन जो है वो लगा सकता है। उसके प्रोविजंस में दिए गए। राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल, ये तब लागू होता है जब कंट्री में किसी स्टेट की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं करती है और वहाँ का सिस्टम फेल कर जाता है। इस कंडीशन में स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया जाता है और स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। तो ये आर्टिकल 356 से रिलेट करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया था ये। आर्टिकल 360 की बात करें तो इस आर्टिकल के अनुसार प्रेसिडेंट कंट्री में फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है। अभी तक प्रेसिडेंट ने इस इमरजेंसी का यूज जो है आज तक नहीं किया है। क्लियर? तो आर्टिकल 360 जो है ये फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेट करता है। तो ये राष्ट्रपति की हमने कुछ स्पेशल पावर को डिस्कस किया। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। तो राष्ट्रपति वाला पोर्शन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है।